कहीं तुम उस किरदार का दूसरा जन्म तो नहीं हो? देखो, अब तुमने हिंदुओं में रहकर हिंदुओं जैसी बातें शुरू कर दी हैं। कल तुम ये भी कहोगे कि सुल्ताना तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि धर्म पत्नी है और तुम उसे प्यार नहीं करते बल्कि प्रेम करते हो, और तुम्हारा बच्चा दरअसल पूशल के बगैर हनुमान का 40वां जन्म है। हाँ, वो भी ऐसी बातें करता था। मैंने कहा फर्क सिर्फ ये है कि इब्ने सफ़ी के मुताबिक वो तुमसे जरा कम खूबसूरत है और तुमसे ज्यादा अक्लमंद था, और उसकी क्रिश्चियन महबूबा अभी जिंदा थी, और वो दरपर्दा एक बड़ा सरकारी ओहदेदार था, सीक्रेट सर्विस का चीफ वगैरह था। बाज लोग कहते हैं कि जो कुछ अदीबों और दीगर फनकारों का जहन तख्लीक करता है वो सरासर ख्याल नहीं होता, चाहे इसमें कितनी भी फैंटेसी हो। इस जैसी या इससे मिलती जुलती चीजें इस दुनिया में फिल वाक़े मौजूद होती हैं। चाहे तुम भी एक ऐसी ही मिलती जुलती चीज हो। अचानक एक धमाका हुआ और हमारी गुफ्तगू को ब्रेक लग गई। यह धमाका इमारत की बैरूनी दीवार के अंदर हुआ था। यह ज्यादा जोरदार नहीं था, किसी क्रैकर या आतिशबाजी वाले बम का था। इसके साथ ही बहुत सी मिली जुली आवाजें आई। अंदाजा हुआ कि इमारत से बाहर बहुत से लोग हैं और नाराजनी कर रहे हैं। रात के इस पहर यह सूरत हाल ताज्जुब खेज थी, मगर आज तो शायद रात हुई ही नहीं थी। जरगाह की बेशतर आबादी नाच गाने और ऐशो इशरत में मसरूफ थी। ये क्या चक्कर है? मैंने सवालिया नजरों से इमरान को देखा। लगता है कि कुछ लोग शायद तुम पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आवाजें गौर से सुनो। मध्यम आवाजें अब हमारे कमरे तक पहुंच रही थी। उनकी ज्यादा वजाहत सुनने के लिए इमरान ने एक खिड़की वाकर थी। कातिल है, फांसी दो, जिंदा जलाओ, इस तरह की आवाजें आ रही थी। फिर किसी ने नारा मारा, सांबर मुकाबला। जवाब में 20वीं आवाजें बुलंद हुई, ना मंजूर। यह नारा कई मरतबा दोहराया गया और मुजाहिरीन में हलचल नजर आने लगी। यूं लगता था कि वह इमारत के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर बाद हवाई फायरिंग शुरू होगी। यकीनन ये फायरिंग स्पेशल गार्ड्स कर रहे थे जो हमारी हिफाजत पर यहाँ मामूर थे। कुछ ही देर बाद यह हंगामा सर्द हो गया और मुजाहिरीन, जिनकी तादाद ज्यादा नहीं थी, मुंतशिर हो गए। यह सूरत हाल हमारे लिए नई नहीं थी। हमें मालूम था कि जरगाह में एक तबका ऐसा भी है जो जॉर्ज गोरा जैसे महान शख्स से मेरे दू बदू मुकाबले का मुखालिफ है। इन लोगों का कहना था कि मैं एक मामूली शख्स होने के साथ साथ स्टेट का मुजरिम भी हूं। जॉर्ज के साथ दू बदू मुकाबले के प्रोग्राम ने मुझे जॉर्ज के बराबर ला खड़ा किया है। हम दोनों के हकूक बराबर हो गए और ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। अलाल सुब मैडम सफूरा से मुलाकात हुई। उसने बताया वो मुट्ठी भर लोग थे। गार्ड्स की हवाई फायरिंग से मुंतशिर हो गए। फिर वो धीमी आवाज में राजदारी के साथ बोलने लगी, मेरे ख्याल में ये भी तुम पर नफसियाती दबाव डालने का एक तरीका है। मुकाबले से पहले ये लोग तुम्हें ज्यादा से ज्यादा परेशान करना चाहते हैं। अगर इंतजामिया चाहती तो ये मुट्ठी भर लोग यहाँ पहुंच ही नहीं सकते थे। इन्हें कहीं दूर ही रोक लिया जाता, जैसे दूसरे लोगों को रोका गया। दूसरे लोग कौन? मैंने पूछा। कल रात तुम्हारे हक में भी बहुत से लोग निकले हैं। 1,500 का जुलूस तो होगा। ये लोग तुम्हारी जीत के लिए नारे लगा रहे थे। इसके अलावा इनमें गुस्सा भी था। किसी तरह यह खबर निकल ही गई है कि कल तुम पर फिर हमला हुआ है। गुसलखाने के नलके में करंट छोड़कर तुम्हारी जान लेने की कोशिश की गई है। ये लोग एहतजाज करते हुए यहां तक आना चाहते थे और शायद इससे आगे राजभवन भी जाना चाहते हूं, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और मारपीट कर मुंतशिर कर दिया। वो जश्न का दिन था। इस रोज मैंने और इमरान ने जरगाह में हैरत अंगेज नजारे देखे। यूं लगता था कि जरगाह के बेशतर बाशिंदे अपने खोशो हवास खो बैठे हैं और इन्होंने खुद को मस्तियों में गर्क कर लिया है। जश्न का एक अहम नजारा हाथियों का जुलूस था। यह जुलूस दोपहर के फौरन बाद राजभवन से रवाना हुआ। वैसे शहर के अहम रास्तों से गुजर कर शाम के बाद वापस राजभवन पहुंचना था। हमारी कयामगाह के सामने से ये शानदार जुलूस दोपहर के वक्त गुजरा। ये दर्जनों सजे सजाए हाथी थे। इन पर खूबसूरत होदे थे और होदों में जरगाह के मुअज्जज मर्तोजन थे। जुलूस के रास्ते की दोनों जानिब सैकड़ों हजारों लोग जमा थे। खिड़कियों, चौबारों और छतों पर भी अहले जरगाह का हजूम दिखाई देता था। जुलूस में सबसे आगे जो देव हैकल हाथी था वो सब पर बाजी ले गया था। उसकी सजावट भी दीदनी थी। इसके होदे में हुक्म जी अपनी छोटी पत्नी रत्ना देवी के साथ मौजूद था। रत्ना के यहाँ बच्चा हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, फिर भी वो तमाम मसरूफियात में हिस्सा ले रही थी। शायद उसे डर था कि वो पीछे रही तो कोई दूसरी रानी इसकी जगह ले लेगी। 2 रोइया खड़े लोग जुलूस पर गुलबाशी कर रहे थे। जवाबन शाही हाथियों पर से भी अवामुन नाज पर सिक्कों की बारिश की जा रही थी। हम ये सब कुछ लाल भवन की छत के ऊपर से देख रहे थे। नारों और बाजे गाजे के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। काश मैं भी एक हाथी होता। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। क्यों, ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने पूछा। वो देखो। इमरान ने एक तरफ इशारा किया। मैं देखा एक हाथी की सूंड में एक कुबरू नीम बरहना लड़की बैठी थी और तमाशाइयों की तरफ देख देख कर हाथ हिला रही थी। मैंने कहा मेरे ख्याल में तो ये हथनी है। क्या एक लड़की को अपनी सूंड पर बिठाने के लिए हथनी बनना पसंद करोगे? ये हथनी हो ही नहीं सकती। इमरान ने वसूख से कहा, तुम देख नहीं रहे हो वो कितना खुश है, कितनी ताकत आ गई उसकी सूंड में। ये मुहावरा बिल्कुल दुरुस्त है कि हाथी और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता।
ये मुहावरा घोड़े और मर्द के बारे में कहा गया है। मेरे और इमरान के ऐन पीछे खड़ी गीता मुखी ने कहा। हमने मुड़कर उसे देखा। रकासा लड़कियों की ये बेबाक उस्ताद हमेशा की तरह होशरुबा लिबास में थी। अपनी आदत के मुताबिक वो गुफ्तगू का बहाना ढूंढ रही थी। इमरान ने कहा, लगता है गीता देवी तुम्हें ऐसे मुहावरों में खासी दिलचस्पी है। तुम्हें ना ही है, वो नीमबाज आंखों से बोली। होती तो गलत मुहावरा ना बोलता, इमरान ने कहा। फिर जरा तवक्कुफ से बोला, वैसे गीता देवी तुम्हें आज के दिन तो कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। मेरा मतलब है कि तुमने अपने कपड़ों पर बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं किए। इतना थोड़ा सा लिबास, ये जहां से शुरू होता है वहीं पर खत्म हो जाता है। वो बेबाकी से मुस्कुराई और तुम इसे कंजूसी कह रहे हो। ये तो फराख दिली है। जरगां की बेशतर औरतें आज के दिन ऐसी ही फराख दिल हो जाती हैं। क्या तुम भी बेशतर औरतों में शामिल हो? कहा, लेकिन हर किसी के लिए ना ही। वो इमरान को खास नजरों से देखकर बोली और थोड़ा सा उसकी तरफ खिसकाई। इमरान ने जल्दी से मौजू बदला और गीता से पूछा कि ये जुलूस यहाँ से गुजर कर किस तरफ जाएगा। गीता ने बताया कि यहाँ पास ही एक स्टेडियम नुमा जगह है जहाँ बहुत से खेल तमाशे हो रहे हैं। जुलूस के शुरका कुछ देर तक वहां रुकेंगे, फिर राजभवन रवाना हो जाएंगे। राजभवन में आज जश्न की रात है। कल चूंकि जरगाह में आम छुट्टी है, इसलिए ये जश्न रात गए तक जारी रहेगा। 7 परियों का इंतखाब और इसके अलावा भी बहुत सी तकरीबात होंगी। जरगाह की वो रात काबिल दीद थी। घरों पर चरागाह किया गया था। देसी घी के दिए रोशन हुए, अनवाउ अकसाम के पकवान बनाए गए और लोगों ने जर्क बर्क लिबास पहने। मुझे और इमरान को इल्म नहीं था कि हम भी राजभवन जा सकेंगे या नहीं। ताहम शाम से थोड़ी देर पहले मैडम सफूरा ने मुझसे कहा, हुक्म जी ने तुम्हें राजभवन आने की इजाजत दी है, लेकिन यह इजाजत मशरूत है। क्या मतलब? जाहिर है जार्ज साहब वहीं मौजूद होंगे। वो तुम्हें देखकर तैश में आ सकते हैं या तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी वैसी हरकत हो सकती है, इसलिए तुम आम हाजरीन में नहीं बैठोगे, बल्कि एक गैलरी तक महदूद रहोगे और वहीं से जो कुछ देख सको देखोगे। हाँ, इमरान मेरे गार्ड्स में शामिल होकर मेरे साथ रहेगा और हर जगह जा सकेगा। शाम से कुछ देर पहले ही मुझे एक बंद घोड़ा गाड़ी में सवार किया गया। मैडम सफूरा और मैनेजर मदन वगैरह भी मेरे साथ मौजूद थे। नहायत सख्त हिफाजती इंतजामात में हम राजभवन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में हमने जश्न के पुरजोश मनाजिर देखे। जगह जगह आतिशबाजी हो रही थी, नौजवान रक्स कर रहे थे। रास्तों पर शराब की खाली बोतलें लुढ़की हुई थी। हिजड़े भी रंगीन कपड़ों में मलबूस इस गहमा गहमी का हिस्सा थे। वो नहर जो राजभवन की अजीम शान सीढ़ियों के पास से गुजरती थी, किसियों रंग बिरंगे तफरीही बजरों से भरी हुई थी। गरूब होते सूरज की किरणों में बादबान चमक रहे थे और मौसीकी की लहरें फैल रही थी। हम राजभवन के सामने पहुंचे तो रोशनी जगमगा उठी थी। सारा भवन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। खूबसूरत फवारों से हफ्ते रंग पानी की फवारें फूट रही थी। रंगीन आंचल लहराते थे और कहके भी करते थे। गार्ड्स के कड़े नरखे में मुझे राजभवन के अंदर पहुंचाया गया और मुख्तलिफ राहदारियों से गुजार कर एक गैलरी में पहुंचा दिया गया। यहाँ भी जनरेटर्स वगैरह बरकी रोशनी फैला रहे थे और नशिस्तें वगैरह लगी हुई थी। एक तरफ एक बहुत बड़ा मखमली पर्दा था। इस पर्दे की दूसरी जानिब से खुशबुओं की लपेटें आती थी और सुरीले कहके सुनाई दे रहे थे। अंदाजा होता था कि पर्दे की दूसरी जानिब बहुत से लोग मौजूद हैं। मैडम सफूरा और मदन के अलावा चंद दीगर लोग भी इस गैलरी में मौजूद थे। ये जरगाह के मुअज्जज बाशिंदों में से थे। इन सब की नजरों में मेरे लिए बेपनाह दिलचस्पी मौजूद थी। मेरी तरफ देखकर वो आपस में सरगोशियां करते थे और फिर चोर नजरों से देखने लगते थे। मैं उनके लिए बेहद तवज्जा की चीज था। सिर्फ 2 दिन बाद राजभवन के सामने जाज कोरा से मेरा दूबदू मुकाबला होने वाला था। फाइट टिल डेथ। मैंने एक ऐसे शख्स को ललकारा था जिसके मुकाबले में मेरी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम थे। गालिबन लोग मुझे एक चलती फिरती लाश के तौर पर देख रहे थे और कुछ यही हाल इन गार्ड्स का भी था। इस बालकोनी नुमा गैलरी में मेरी हिफाजत पर मामूर थे जो वो कनखियों से मुझे ताकते थे, जैसे निगाहों ही निगाहों में मुझे तोलते हूं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हूं कि मैं जॉर्ज कोरा जैसे फाइटर के सामने कितनी देर तक खड़ा रह सकूंगा। मेरी तैयारियों और रहन सहन के हवाले से भी बहुत सी दिलचस्प सच्ची झूठी बातें फैल गई थी। इन बातों का इल्म हमें ज्यादातर गीता मुखी और मैडम सफूरा से ही होता था। मसलन ये बात मुझे पता नहीं कि कैसे फैल गई थी कि मैं घंटों बर्फ की सिल पर लेटा रहता हूँ और अपने जिस्म को जहरीले कीड़ों से डसवाता हूँ, जिससे मेरे जिस्म की खाल बिल्कुल बेहिस्स हो चुकी है। जाहिर है ये बेबुनियाद बात थी। कोई 1 घंटा बाद नीम तारीख गैलरी का मखमली पर्दा हटाया गया। सामने का मंजर होशरुबा था। ये वही वसी अरीज बगैर सतून का हाल था जो हम पहले भी देख चुके थे। आज ये हाल पहले से ज्यादा मरसा मज़य्यन नजर आता था। हाल की गुंबद नुमा छत पर मसनूई सितारों की बारात थी और चांद दुल्हा की तरह दिखाई देता था। 3 आबशारों का पानी वसी तालाब में गिरता था। इस तालाब में छोटी किश्तियां तैर रही थीं। राजवाड़े की उमरा खुशपोश नाजनीनों के साथ मसरूफे सैर थे। तालाब के किनारे नाचने वालियों ने मुख्तसर तरीन लिबास पहन रखे थे। सख्त सर्दी में वो ये मुजाहरा करने में इसलिए कामयाब हुई थी कि सारे चैम्बर को मसनूई तरीके से गर्म कर दिया गया था। मैडम सफूरा ने ठीक कहा था। इस वसी हाल के बीचों बीच 10 फवारे में से
आज पानी की जगह शराब फूट रही थी और फवारे के गिर्द बने हुए बलोरी हाउस में जमा हो रही थी। इस हाउस से जाम भर भर कर पिए जा रहे थे और पीने वाले अपनी साथी हसीनाओं के साथ बेतकल्लुफ होते चले जा रहे थे। जो लगता था कि आज की शब के लिए सारे कानूनी और इखलाकी कायदे ज़ाब्ते मुअत्तल हो चुके हैं और यहाँ की जलवत खलवत बन गई है। एक तरफ डांसिंग फ्लोर बना हुआ था या मौसीकी की धनाधन पर जोड़े महवे रक्स थे। इन्हीं जोड़ों में एक बुलंद खाम शख्स नजर आया। मैंने गौर से देखा, वो मेरा मद्दा मुकाबिल चार्ज गोरा था। एक मकामी हसीना को अपने साथ पवस्त किए वो महवे रक्स था। फिर वो मेरी निगाहों से ओझल हो गया और मेरी निगाह हुक्म जी पर पड़ी। वो एक बुलंद मरमरी चबूतरे पर अपनी तीनों रानियों के साथ तशरीफ फरमा था। इसके गिर्द भी जाम गर्दिश कर रहे थे और खुश बदन शाही खादमाएं चकरा रही थी। कई दीगर मुसाहिबीन भी इस चबूतरे पर हुक्म के अक्कम में मौजूद थे। कुछ देर बाद इस फसी हाल में जैसे रंग व नूर का सैलाब सा आ गया। रोशनियों के जाविये बदल गए। मौसीकी की पुरजोश तानों ने माहौल को गरमाया। वो 40 हसीनाएं जगमगाते स्टेज पर एक साथ नमूदार हुई, जो पिछले कई माह से इफ्तियारी में मसरूफ थीं कि देखने वालों पर बिजलियां गिराएं और इनके दिलो दिमाग को अपने शहर में जकड़ लें। ये जरगां के गुलशन हुस्न के मुंतखब फूल थे और इनमें से आज 7 बेहतरीन फूल मुंतखब किए जाने थे। अगला 1-1.5 घंटा हशर खेज था। लड़कियों ने मुश्तरका रक्स किया और अपने हुस्न शबाब के जल्वों से देखने वालों को मबहूत कर दिया। हाजरीन बार बार तालियां पीटते रहे और आहें भरते रहे। मैडम सफूरा ने कहा, लड़कियों का कमाल तो है, लेकिन इसमें गीता मुखी की ट्रेनिंग का भी अमल दखल है। ये लड़कियों की काया पलटने में माहिर है। क्या अब 7 लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने पूछा। अभी कहाँ, वो बोली, अभी इनका एड़ी चोटी का जोर लगेगा। अपने बहुत सारे कपड़ों से भी महरूम हो जाएंगी। इसके बाद अगला दौर शुरू हुआ। लड़कियों ने लिबास तब्दील किए और कैट वॉक के अंदाज में एक एक करके स्टेज पर आना शुरू हो गई। इनकी चाल, मुस्कुराहट, उठने बैठने का अंदाज, खुद लिबास ही सब कुछ नोट किया जा रहा था। मुनसफ खवातीन हजरात की तादाद 10 के करीब थी। बड़ी बारीक बीनी से हर चीज का जायजा ले रही थी। हाजरीन खामोश रहकर या तालियां बजाकर इनकी मदद कर रहे थे। इसके बाद आखिरी मरहले का आगाज हुआ। यह भी बड़ा सनसनीखेज था। 2 शिजाएं मुख्तसर लिबास में स्टेज पर नमूदार हुई। वो 5-5 की टोलियों में आई। उन्होंने रक्स के मुख्तलिफ अंदाज अपनाए और दाद वसूल की। बाद 40 की 40 लड़कियां इकट्ठी नमूदार हुई। उन्होंने अपने अपने अंदाज से रक्स किया। फिर वह स्टेज से उतर कर वसी हाल में चली गई। उन्होंने हाजरीन के दरमियान परफॉर्मेंस थी। आखिर ये तवील कार्रवाई खत्म हुई। कुछ ही देर बाद इन लड़कियों में से 7 रंगों की 7 परियां चुन ली गईं। ये 7 लड़कियां तालियों की गूंज और फूलों की बारिश में चबूतरे पर आईं। इन्होंने बारी बारी हुक्म और उसकी तीनों बीवियों के चरण छुए। तब वो हुक्म, जार्ज, अस्टील और दीगर हुकाम के कदमों में फर्श पर बैठी और तस्वीरें बनवाने लगी। इस अहम मरहले के बाद शराब नोशी का दौर शुरू हुआ। 7 परियां हुक्म और उसके मुसाहिबीन और बेगमात के लिए साकी गिरी के फराइज अंजाम दे रही थी। फिर खाने का दौर शुरू हुआ। इस पुरशकू और शानदार शाही ज़ियाफत के बाद हाजरीन हाथों में कहवे की प्यालियां और जाम वगैरह लिए फिर से अपनी नशिस्तों पर आ बैठे। एक अजीब सी सरमस्ती ने हर जीन नफ्स को घेरा हुआ था। अब ज्यादातर बेगमात यहां से जा चुकी थी। मर्द हजरात रह गए थे या वो हसीनाएं जो आज के दिन अपने हुस्न शबाब का सारा सरमाया अपने परस्तारों पर लुटाने का इरादा रखती थी। इनमें से कुछ खुद भी शीरी तर्ज का मशरूब पी रही थी और अपने साथी मर्दों की बेबाकी को खुशदिली से कबूल कर रही थी। इनमें मुझे जार्ज गोरा और स्टील वगैरह भी नजर आए। जार्ज गोरा का चेहरा तमतमाया हुआ था। एक मकामी हसीना को अपनी बगल में लिए वो इस नहायत मजबूत ब्लोरी शोकेस के पास बैठा था जिसमें पिघला हुआ सोना हलकोरे ले रहा था और लड़की की बरहना मूर्ति इसमें डूबती उभरती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहा कि बरसों का इंतजार न करूं, आज ये सारे बंधन तोड़कर इस गोरे अयाज पर जा पड़ूं और इसे इस पिघले हुए सोने में एक मुकम्मल गोता दे दूं। लेकिन मैं जानता था कि ये सब कुछ मैं सिर्फ सोच सकता हूं। इमरान भी इसी नीम तारीख गैलरी में मैडम सफूरा के सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से मौजूद था। मेरी और उसकी नजरें गाहे बगाहे मिलती थीं। अचानक इमरान मुझे चौंका हुआ नजर आया। मैं देखा वसी और इस हाल में एक खेल शुरू हो चुका था। एक शख्स ने ड्रम की एक खाली बोतल के ऊपर लकड़ी का एक मुस्ततील टुकड़ा रखा और इस पर खड़ा हो गया। फिर उसने लकड़ी के टुकड़े पर एक और खाली बोतल रखी और इस पर लकड़ी का टुकड़ा रखने के बाद इस पर भी अपना तवाजुन बरकरार किया। हाजरीन ने तालियां बजाकर उसे दाद दी। उसने ये सिलसिला जारी रखा मगर चौथी बोतल पर खड़ा होने की कोशिश में वो गिर गया और बोतलें लुढ़क गईं। ये क्या है? मैंने मैडम से पूछा। यहाँ का बहुत पुराना खेल। ड्रम के खाली बोतलों को ऊपर नीचे रखकर इन पर खड़ा होने की कोशिश की जाती है। ये 4-5 साल पहले की बात है। एक जश्न के मौका पर रत्ना देवी ने तरंग में आकर ये ऑफर कर दी थी कि जो शख्स इस तरह 8 बोतलों के ऊपर खड़ा हो जाएगा वो इसे शाही अस्तबल के बेहतरीन 8 कुड़े इनाम में देगी। इसके अलावा वो तिलाई जेवरात का भी हकदार होगा। कौन से जेवरात? मैंने पूछा। रत्ना देवी की ज्वेलरी, यानी वो ज्वेलरी जो उनकी मलकियत है। हुक्म जी की सबसे छोटी और चहेती बीवी होने की हैसियत से
रत्ना देवी के पास सबसे ज्यादा ज्वेलरी है, तकरीबन 3 बॉक्स भरे हुए हैं, जिनके कुल वजन का शायद रत्ना देवी को भी पता नहीं। देवी ने कहा हुआ है कि जो इस शर्त को पूरा करेगा वो ज्वेलरी बॉक्स में से 2 मुट्ठी भरकर जेवरात ले सकता है। अब इसकी किस्मत किसके हाथ में क्या आता है? 2 मुट्ठी में कुछ नहीं तो लाखों के जेवरात तो आ ही सकते हैं। ये जुड़ाओ जेवरात मामूली कीमत को तो नहीं होंगे। अजीब बात है, मैंने कहा। इन राजों महाराजों की तफरीयात इसी तरह की होती हैं। देने पर आए तो बेवजह लाखों करोड़ों लुटाते हैं, ना दें तो फूटी कोड़ी के बदले चांद ले लें। अब पिछले 3-4 साल से शुगल बना हुआ है कि खाने के बाद जब लोग गपशप के लिए बैठते हैं तो ये खेल शुरू कर देते हैं। अच्छा वो देखो, आज वो भी किस्मत आजमाने आई है। कौन? ओ वही मिस इंडिया। वो देखो नंगी टांगे चलाती आ रही है। मैडम सफूरा ने एक जानिब इशारा किया। हाँ, ये वही 16-17 साल तेज तरार लड़की थी जिसने लाल भवन में रिहर्सल के दौरान में जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहरा किया था। बाद अज़ा इसने इमरान से बहसी शुरू कर दी थी। इस तकरार का अंजाम यह हुआ था कि इमरान ने इस लिटिल मिस इंडिया से मुकाबला किया था और बाद अज़ा जानबूझकर हार गया था। इस हार के अंदर जो जीत छुपी हुई थी उसका पता हमें बाद में चला था। आज लिटिल मिस इंडिया फिर मैदान में थी। खेल तमाशों में हिस्सा लेने वाले 2 और नौजवानों ने 8 बोतलों वाली शर्त पूरी करने की कोशिश की। इनमें से एक नौजवान बाकायदा जगलर था। वो भी 5 बोतलों के बाद तवाजुन बरकरार नहीं रख सका और कैकों के दरमियान कालीन पर गिर गया। गिरने वालों को हल्की फुल्की खराशें भी आ रही थी। ताम मौज मस्ती के इस माहौल में छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं की जा रही थी। कुछ देर बाद लिटिल मिस इंडिया की बारी आ गई। वो ज्यादा बाएतमाद नजर नहीं आ रही थी। शायद उसकी वजह यह थी कि यह सब कुछ उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था। बहरहाल इनाम के लालच में वो किस्मत आजमाई करना चाह रही थी। इसने बड़ी एहतियात और बड़े ध्यान से खेल का आगाज किया। वो रिम की बोतल रखती, फिर उस पर लकड़ी का मुस्ततील टुकड़ा रखती और खड़ी हो जाती। बेहतर तवाजुन हासिल करने के बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाती। मुआवन लड़की रिम की बोतल उसके हाथ में थमाती। लिटिल मिस इंडिया बोतल को बड़े ध्यान से लकड़ी के टुकड़े में जमाती। जिस मुस्ततील टुकड़े पर वो खड़ी होती थी वो शुमालन जनूबन होता तो वो ऊपर वाला टुकड़ा शर्कन और गरबन रखती ताकि निचले वाले टुकड़े पर पांव जमे रहें। इसी तरीके से वो 7वीं बोतल तक पहुंच गई। हाजरीन ने सांसें रोक ली। मैडम ने कहा, यह हाईएस्ट स्कोर है भाई। अभी मैडम का फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ था कि बोतलों का मीनार टूटा और वो धड़ाम से नीचे गिरी। कुछ कह के उभरे, लेकिन ज्यादातर लोगों ने तालियां बजाकर लड़की की हिम्मत को दाती। हुक्म जी के पहलू में बैठी रत्ना देवी ने लड़की को अपने पास बुलाया और उसकी खुशोई के लिए उसे कोई तोहफा दिया, जिसे उसने शुक्रिया के साथ और अदब से झुककर कबूल कर लिया। मैंने कहा, मैडम ये खुला मुकाबला है ना, मेरा मतलब है हर कोई हिस्सा ले सकता है। मैडम ने इस बात में सर हिलाया। मैंने, मैडम एक मजे की बात बताऊं आपको, आप इमरान को कहें कि वो ये खेल खेले। मैडम चौंक कर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे से अंदाजा हुआ कि वो मेरी बात को वजन दे रही है। वो जानती थी कि इमरान एक प्रोफेशनल फनकार है, बल्कि शायद इससे भी कुछ बढ़कर है। इसे मालूम हो चुका था कि लाहौर में स्टार सर्कस के शोज के दौरान में कभी कभी खास शोज भी होते थे जिनको खास लोग देखते थे और नडर फनकार इसमें नहायत खतरनाक परफॉर्मेंस भी देते थे। तो जो शख्स पिंडाल की खतरनाक बुलंदी पर बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के शानदार महारतों का मुजाहरा करता था, वो ये रम की बोतल वाला खेल भी खेल सकता था। मैंने इमरान को इशारे से अपने करीब बुलाया। मैडम सफूरा उससे बातों में मसरूफ हो गई। इमरान के चेहरे पर हल्का फुल्का तासुर था। शायद वो जानता था कि वो ये काम कर लेगा। चंद मिनट बाद मैडम सफूरा गैलरी से निकलकर नीचे हाल में पहुंची। मैनेजर मदन भी उसके साथ था। मैनेजर मदन ने अदब से झुककर रत्ना देवी से कुछ कहा। रत्ना देवी ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला। फिर मैडम सफूरा की तरफ देखकर भी सर को असबाती हरकत थी। कुछ ही देर बाद इमरान वसी और इस हाल में हाजरीन की तवज्जो का मरकज था। इसके जिस्म पर सिक्योरिटी गार्ड्स वाला मखसूस लिबास था। ताम बेहतरीन कारकर्दगी के लिए इसने अपने जूते और मोजे उतार लिए थे। अब यहाँ काफी लोग इमरान को पहचानने लगे थे। इमरान की पहचान दरअसल सिर्फ 1.5 दिन पहले राजभवन के भरे पूरे दरबार में हुई थी, जब इमरान ने हुक्म के सवालों के मुदल्लल जवाब दिए थे और साबित किया था कि इंतहा पसंदी और कट्टरपन का इल्जाम सिर्फ मुसलमानों पर लगाना किसी तौर दुरुस्त नहीं। इसकी बातों ने जहां खोसट बुढ़िया की बोलती बन की थी, वहां हुक्म के मुसाहिबीन को भी कुछ देर के लिए सांप सूंघ गया था। आज इमरान इन मुअज्जिजीन के सामने एक दूसरी तरह के चैलेंज के लिए मौजूद था। 4 बोतलों तक तो इमरान बआसानी पहुंच गया। 5वीं और 6ठी बोतल पर उसे दिक्कत हुई। 7वीं बोतल की बारी आई तो वसी हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। इस सनसनीखेज खामोशी में बस फवारों और आबशारों की हरकत करते पानी की आवाजें ही सुनाई देती थी। सजिंदों ने भी अपने हाथ रोक लिए थे और इनकी निगाहें तमाशे पर जमी थी। क्या वो कर लेगा? मैडम ने सरसराती आवाज में पूछा। मुझे यकीन है, मैंने कहा। हाँ, मुझे यकीन था। मैं जानता था कि उसके हाथ और उसकी शख्सियत में करामात है। मुझे यह भी मालूम था कि उसकी किस्मत उसका साथ देती है। उसे 7वीं बोतल पर लकड़ी का मुस्ततील टुकड़ा रखने के बाद इस पर अपने पांव जमाए और मुकम्मल तवाजुन हासिल किया तो साजिंदों ने साजों को जोर से छेड़ा और वसी और इस हाल तालियों से गूंज उठा। अब इमरान को आखिरी बोतल पर चढ़ना था।
वो जमीन से तकरीबन 8 फुट बुलंद हो चुका था। आखिरी मरहला शुरू हुआ और खत्म होने में करीबन 5 मिनट लगे। धड़कनें थम गई थी और निगाहें जामत हो गई थी। खवातीन ने हाथ सीनों पर रखे हुए थे। इमरान ने वो कर दिखाया जिसकी मैं उसे तवक्का कर रहा था। जब वो 8वीं बोतल पर खड़ा हुआ और उसने फातिहाना अंदाज में अपने दोनों बाजू दोनों तरफ फैलाए तो लिटिल मिस इंडिया और उसके साथियों के चेहरे देखने के काबिल थे। चंद रोज पहले की झूठी फतेह का खुमार जबरदस्त खिसियानेपन में बदल चुका था। इन लोगों ने खुद ही उसे लिटिल मिस इंडिया और मिस्टर पाकिस्तान के मुकाबले का नाम दिया था। अब यह नाम उसके लिए इजाफी हजीमत का बायस था। इमरान ने इस पर बस नहीं किया। उसने अपनी जीत को मजीद वाज़ेह और मुस्तहकम करने के लिए एक और बोतल तलब की। हाल तालियों से गूंजा। मुख्तसर लिबास वाली मुआवल लड़की ने एक स्टूल पर खड़ी होकर बोतल और लकड़ी का टुकड़ा इमरान को थमाया। इमरान ने बेपनाह दाद के शोर में यह आखिरी स्टेप भी कर दिखाया।